गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और मैं हूं आपका प्रवेश सिसोदिया और आज मेरी निधि साथ में फिफ्थ क्लास है। फिफ्थ क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएस के मेंस का सिलेबस कवर अप करेगी और यूपीएससी और यूपीपीसीएस मोस्ट ऑफ जगह ये टॉपिक आता ही है। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत तथा विश्व के नीतिक विचारकों तथा दार्शनिकों का योगदान। देखिए, वैसे तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन जनरली जो सवाल आते हैं ये डायरेक्ट सवाल ना पूछते हुए आपको उनकी जो पृष्ठभूमि उन्होंने बताई, जो उन्होंने शिक्षा दी, जो उन्होंने अवधारणा दी, अवधारणा को वर्तमान समय में या आपके जीवन में कैसे अप्लाई किया जा सकता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम आज की कक्षा स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मैसेज कमेंट जो भी करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम नैतिक विचारकों और दार्शनिकों के योगदान को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे, ठीक है, और एक आप विश्व के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं भारत के फिलॉसफी के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। ठीक है, वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर, लेकिन मैं इतना जरूर पढ़ा दूंगा कि आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो आप वहां से इसको बना सकते हैं। ठीक है, भारत में क्या था, सबसे पहले हम नैतिक चिंता की बात करते हैं, नैतिक दर्शन की बात करते हैं। भारत में क्या है, नैतिकता का आधार धर्म ही माने। ठीक है, जनरली आपने देखा भी गया होगा, उत्तर वैदिक काल में भी इसकी बात करेंगे। जनरली वहां पे किसी भी ऐसा कोई राइटर नहीं आया था प्राचीन काल में कि उसने कोई पुस्तक लिखी हो या कुछ हो। जितना भी आपको नैतिकता से संबंधित चीजें मिलती हैं वो आपके धर्म पे आधारित ही मिलती है। ठीक है, धर्म के आधार पर ही मिलती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में क्या आए थे, दो कॉन्सेप्ट आए थे। पहला था यज्ञ और एक था आपका ऋण। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट आए थे। रथ का मतलब ही आपका नैतिकता से, रथ का मतलब ही नैतिकता से बोला गया। हमारे उत्तर वैदिक काल में वरुण देवता को नैतिकता का संरक्षक देवता कहा गया, संरक्षक देवता माना गया। ठीक है, और इन्हीं को देवता माना गया है, इन्हीं को संरक्षण माना गया नैतिकता से, इन्हीं से यहाँ से लिया गया है। नैतिकता का संरक्षण भी कहा जाता है। एक आपने सुना होगा ऋण, ऋण जनित, जैसे कि आपसे श्राद्ध चल रहे हैं तो पितृ ऋण वगैरह सुना होगा आपने। ठीक है, गुरु ऋण होता है, पितृ ऋण सबसे पहले मैं आपको लिख देता हूँ, पितृ ऋण। ठीक है, देव ऋण। ठीक है, इस तरह की चीजें आपने सुनी होंगी। अतिथि ऋण, ठीक है, ईटीसी, बहुत सारे ऋण होते हैं, 5 तरह के बताए गए हैं ऋण। तो कहने का तात्पर्य क्या है, हमारा जो नैतिक शास्त्र में बताया गया है, भारत और विश्व के नैतिक विचारकों और दार्शनिक की बात करते हैं, तो भारत को हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो भारत में क्या है, प्राचीन काल में यानी कि उत्तर वैदिक काल में ऐसी कोई पुस्तक नहीं थी, क्योंकि उस समय कोई भी इस तरह पुस्तक स्वतंत्र रूप से किसी ने पुस्तक नहीं लिखी थी। बट जो पुस्तकें थी या जो भी कागज था वो धर्म के आधारित पर ही होता था। तो हमारे धर्म में भी कहा गया है, हमारे धर्म में नैतिकता का संरक्षक देवता वरुण को कहा गया है। वरुण को देखा गया, वो रथ से संबंधित, रथ से संबंधित है। ठीक है, रथ का मतलब होता है नैतिकता। और एक होता है ऋण, ऋण होता है पितृ ऋण, किस तरह के भी ऋण होते हैं, देव ऋण हो गया, अतिथि ऋण हो गया, इस तरह बहुत सारे ऋण, ये भी एक आपका नैतिकता से ही संबंधित है। मान लीजिए अतिथि ऋण, अतिथि का सत्कार नहीं करेंगे तो आपका अतिथि गुस्सा हो जाएगा, एक आचरण अच्छा नहीं है। तो ये ऋण भी आपके पितृ ऋण, यानी कि आपने जो आपके पितृ हैं, यानी कि आपके पूर्वज हैं, उनका आप सम्मान कर रहे हैं एक तरह से। तो ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट आपके नैतिकता से संबंधित है। ठीक, नैतिकता से संबंधित है। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों में कौन किस किस में, ऋण और रत में
नैतिकता प्रत्यय है। ठीक है, ये हो गया, उतार लीजिए, मैं फिर आगे बढ़ता हूं। ठीक है, पहले हम भारत का ही प्रोटेक्शन इसको खत्म करेंगे, जितना है प्रोडक्ट, बाकी जो है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, यानी कि अभी मैंने क्या बताया इस टॉपिक में, भारत के बारे में बताया, उत्तरवैदिक काल के बारे में बात की है। उत्तरवैदिक काल में जो है हमारे नैतिकता से संबंधित कोई स्वतंत्र बुक नहीं मिलती है, वहाँ पर धर्म से संबंधित नैतिकता से वहाँ पे हमें सीखने को मिलता है, जहाँ पर रथ और ऋण दो कॉन्सेप्ट आते हैं। ऋण आप समझ ही गए होंगे, रथ का मतलब वरुण देवता समान, नैतिकता समान, दोनों का प्रत्यय ही नैतिकता। तो हम यहाँ पर ये सारी चीज़ें बता सके हैं। ठीक है, उसके बाद हमें कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं उसके बारे में हम बात करके। ठीक है, सबसे पहले आता है वैदिक धर्म, यानी कहां कहां से हमें नैतिकता के बारे में पता लगता है। बुद्ध धर्म, जैन धर्म, ठीक है, भगवत गीता। ठीक है, कहाँ कहाँ से हमें हिंदुवादी नैतिकता के बारे में पता लगता है। आधुनिकता में कुछ इसमें वेद भी आ जाएंगे। ठीक है, वेद भी ले सकते हैं। आधुनिक में आ जाएगा गांधी जी आ जाएंगे। ठीक है, विवेकानंद आ जाएंगे, और आपके कबीर आ जाएंगे, संत आ जाएंगे। ठीक है, गुरु नानक वगैरह इस तरह के, और भी बहुत सारे आप इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको उचित लगता है। वो जो रविंद्रनाथ टैगोर आ जाएंगे, महात्मा गांधी आ जाएंगे, विवेकानंद मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो इस तरह की महानुभूतियाँ जो भी हैं, जहाँ से आपको नैतिकता सीखने को मिलती है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये क्या है, एरा है जहाँ से हमें नैतिकता के बारे में पता लग सकता है। वैदिक धर्म के बारे में सबसे पहले मैं बात करूंगा। जनरली ये सारी चीजें तो आप जानते ही होंगे, जो आपको थोड़ा बहुत नहीं पता होगा, वैदिक धर्म में क्या होता है, प्रवृत्ति मार्ग होता है। प्रवृत्ति मार्ग, ठीक है, प्रवृत्ति मार्ग से मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। इसी जीवन में अपने और दूसरों के सुख भोगों को अर्जित करना। जोरेन बाहर जाओ या चुपचाप बैठ जाओ। ठीक है, इसी जीवन में, यानी कि ये सारे बहुत सारे आप इनको और भी बढ़ा सकते हैं, जो भी यहाँ से आपको शिक्षा मिली है नैतिकता के बारे में। ठीक है, तो प्रवृत्ति मार्ग वैदिक धर्म से संबंधित है। इसी में यानी कि हम अपने जीवन और दूसरे जीवन के ठीक सुख भोगों को अर्जित करने के लिए काम करते हैं, यानी कि जीवन निर्वाह के लिए हम कृत्य करते हैं। सुख भोग यानी कि दूसरों की सेवा, जन सेवा, हरि सेवा जिस तरह को बोलते हैं, तो वो करना ही एक तरह का प्रवृत्तिक मार्ग है। ठीक है, वैदिक और धर्म में तो आपको पता ही होगा, जैन धर्म बुद्ध धर्म में मध्य मार्गी मार्ग होगा। ठीक है, पंचव्रत, अष्टांगिक मार्ग, ये सारी चीजें आपने बहुत ज्यादा पढ़ी होगी, आप वहां से इनको सीख सकते हैं। भगवत गीता में कर्म को कहा गया निष्काम कर्म योग, निष्काम कर्म योग की बात कही गई। ठीक है, जो खास है वही बता रहा हूं मैं। एक और चीज है स्थित प्रज्ञा। स्थित प्रज्ञा का तात्पर्य क्या होता है, जब एक बार आपने ठान ली कुछ कार्य करने का, ठानने के बाद उस कार्य से पीछे नहीं
ये भगवत गीता में कहा गया है कि निष्काम कर्म करते जाइए, यानी कि फल की इच्छा मत कीजिए, आप कर्म करते जाइए, श्री कृष्ण भगवान ने कहा। और स्थित प्रज्ञा के बारे में बोला गया है, जब एक बार ने आपने कोई लक्ष्य हासिल करने की ठान लिया तो जब तक वो आपको मिले ना तब तक प्रयत्न कीजिए। एक बार ठानने के बाद उस पर नहीं पीछे हटना चाहिए, ठीक है। वेद आपको पता ही होंगे, गांधी आपको पता है इसमें, क्योंकि गांधी को मैं एआरसी रिपोर्ट में बाद में पढ़ाया जाएगा, विवेकानंद के बारे में थोड़ा बहुत बाद में बता देंगे, कबीर और संत, ये सारी चीज़ें जो भी हैं तो ये आपने पढ़ी होंगी जनरली। तो ये क्या हो गया आपका वैदिक काल से संबंधित जो भी था, यानी कि नैतिकता में कहाँ कहाँ से सीखने को मिलती है, इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। आप इसको उतारिए, एक सेकंड में जॉर्डन को बाहर भेज के आता हूँ। ठीक है, पानी पी लेता हूँ। ये आपका ये है, ठीक है। इसमें जो जो है खास मैं फिलॉसफी बता रहा हूँ जिससे आप क्वेश्चन टैकल सकते हैं, कि बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। ये हो गया, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। ये सारी चीज़ें आपने आधुनिक भारत में पढ़ा होगा, तो वहाँ से आप इसको जो भी आपको खास चीज़ें लगती हैं वो आपको पढ़ेगा, क्योंकि गांधी अलग से पढ़ाना है तो वो मैं उसको कक्षा में तब पढ़ाऊंगा, और विवेकानंद वगैरह जो भी है वो सारी चीज़ें। तो अब हम विश्व के दार्शनिकों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, जैसे गांधी मैंने अभी दिया था, क्वेश्चन कैसे आता है गांधी जी का, एक मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। उनका कथन था एक, ये शायद मैं करा भी चुका हूँ पहले, क्रोध और सही सूढ़ता सही समझ के शत्रु हैं, ठीक है। आपके मायने में इस कथन को की प्रासंगिकता बताइए, ठीक है। जब इस तरह क्वेश्चन आते हैं, गांधी जी का कथन था, उन्होंने इस चीज बारे में बताई थी, क्रोध और सही सूढ़ता सही समझ के शत्रु है, यानी सही करते हैं समझ के करते हैं। तो आपको यहाँ पे गांधी की फिलॉसफी नहीं बतानी है, क्योंकि आपको 250 वर्ड या 200 वर्ड वहाँ पे मिलेगा। आपको उसने पूछा है कि इस कथन से जो गांधी जी की आइडियोलॉजी क्या है, नैतिक दर्शन है, उसके मायने आपके जीवन में क्या हैं, वर्तमान में क्या क्या प्रासंगिकता है, ठीक है। क्रोध को बताया गया, जैसे कि मैंने फर्स्ट कक्षा में ही बताया था, तो वहाँ इस सवाल को मैंने डिस्कशन किया था। तो सवाल इस तरह के आएंगे। कभी भी जनरली क्या होगा, मेरे को इस कक्षा के बाद शायद मैसेज लिखेंगे काफ़ी सारे लोग कि जो भी मैं आज दार्शनिक पढ़ा रहा हूँ उनकी बहुत ज़्यादा डिटेल बुक्स में दी गई है, लेकिन इतना सवाल नहीं आएगा, सवाल इसी तरह के आएंगे, ठीक है। तो आपके जीवन पूछेगा, आपको छोटा छोटा चीज़ें ही पता होगा तो आप एग्जाम में हॉल में क्वेश्चन, अगर आप किसी भी दार्शनिक की या किसी विचार की या किसी महान व्यक्ति की आइडियोलॉजी लिखने लगे तो आधा क्वेश्चन हुआ, जबकि इस क्वेश्चन में तो पूछा ही नहीं गया, ये गांधी जी का कथन बोला गया, तो आपके कथन में आपके मायने में इसका प्रासंगिकता पूछी गई है। तो जो क्वेश्चन में पूछा था वो क्वेश्चन इसी आइडियोलॉजी पे आते हैं, तो इसलिए आपको छोटी छोटी बस उनके बारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जैसे मैं अरस्तु कांट वगैरह ये सब पढ़ाऊंगा, सुकरात वगैरह पढ़ाऊंगा, तो छोटी छोटी चीज़ें हो जाए उससे काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन मैं और दिखाता हूँ कैसे क्वेश्चन आता है। ये आ चुके हैं यूपीएससी में। मनुष्य के साथ सदैव उनको अपने आप में लक्ष्य मानकर व्यवहार करना चाहिए। कभी भी उनको केवल
साधन नहीं मानना चाहिए। आधुनिक तकनीकी आर्थिक समाज में इस कथन के निहितार्थ का उल्लेख करते हुए इसका अर्थ और महत्व स्पष्ट कीजिए। बोर्ड पर लिखने में टाइम जाता है, बट क्या करूँ, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो डिजिटल बोर्ड भी ले लिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। मनुष्य के साथ सदैव उनको अपने आप में लक्ष्य मानकर व्यवहार करना चाहिए, कभी भी उनको केवल साधन नहीं मानना चाहिए। आधुनिक तकनीक आर्थिक समाज इस कथन के निहितार्थ का उल्लेख कीजिए के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये जो आइडियोलॉजी कॉन्सेप्ट है, ये जो कथन है, ये कौन साहब ने दिया था? जो यूनान के एक दार्शनिक थे, उनको मैं भी पढ़ाऊंगा। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या होता है, जनरली नॉर्मल लोग क्या करते हैं, क्यों नंबर कम आते हैं? मनुष्य के साथ सदैव उनके अपने विचार को लक्ष्य मानकर व्यवहार करना चाहिए, कभी भी उनको केवल साधन नहीं मानना चाहिए। ये जो स्टेटमेंट था कौन साहब का था? ठीक है, यूपीएससी और पीसीएस में सवाल आ चुका है कई बार। तो जनरली सब लोग क्या करते हैं, कांट की आइडियोलॉजी लिखनी स्टार्ट कर देते हैं, उसकी फिलॉसफी बताने लग जाते हैं। कांट ने क्या कहा था, ये कहा था, फलाना कहा था, ढीका कहा था। तो वो तो पूछा ही नहीं गया, क्वेश्चन मार्क दिख रहा है आपको। ठीक है, आधुनिक तकनीक आर्थिक समाज इस कथन के निहितार्थ को उल्लेख करते हो। क्या बोला है? आधुनिक तकनीक और आर्थिक समाज। तकनीक से क्या मतलब? वेपन, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स। आर्थिक, हम ग्लोबली कनेक्ट हैं एक दूसरे देश से। तो उसने क्या कहा है, पहले तो मैं इसका मीनिंग बता देता हूं आपको, बस 2 लाइन मीनिंग में लिखनी चाहिए। मनुष्य के साथ अगर अपने आपको लक्ष्य मानकर व्यवहार करना चाहिए, कभी भी साधन नहीं मानना चाहिए। मान लीजिए कि आपको कुछ कार्य करना है, जैसे कि आपने क्या कहा कि रेस हुई एक, मान लीजिए 100 मीटर की रेस थी, वहां पर 5 लोग थे और आपने क्या किया, आपका लक्ष्य क्या था? रेस को जीतना। तो आपने क्या किया, लक्ष्य तो आपको पता है रेस जीतना था, लेकिन आपने क्या किया, चारों से मिलकर उनको पैसे दे दिए, भ्रष्टाचार कर दिया, डरा के कुछ भी कहा कि आप सब मेरे से हारेंगे। यानी कि उसने अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो साधन यूज किया वो गलत यूज किया, नेगेटिव यूज किया। ठीक है, तो इसी तरह से उन्होंने, कांट ने क्या किया कि जब भी आप कोई लक्ष्य या कृत्य करना चाहते हैं तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के जो साधन होने चाहिए उचित होने चाहिए, सही होने चाहिए। वो साधन ऐसे होने चाहिए जैसे कि आप खुद के लिए ही वो काम कर रहे हैं, यानी कि ये ना हो कि अगर दूसरे के लिए काम कर रहे हैं तो कोई भी साधन हो और लक्ष्य प्राप्त कर लिया, यानी कि काम करने का तरीका सही होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट बताया गया है। अब वो ये यहाँ पर आधुनिक तकनीक के बारे में, टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियस वेपन के बारे में बात करें तो उसका गलत यूज नहीं होना चाहिए। लक्ष्य हमारा यही होना चाहिए, युद्ध ना हो, मेन लक्ष्य हो। आर्थिक समाज, हम इस तरह का कोई व्यापार ना करें कि हमारी किसी प्रोडक्ट पे मोनोपोली आ जाए और उसका प्राइसिंग हम बहुत ज्यादा बढ़ा दें। तो व्यापार और टेक्नोलॉजी के रूप में इसका सवाल पूछा गया है, यानी कि आपको केवल इस डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए 20% ही ये जो पॉइंट का है, कौन छोटा सा बता रहा, 80% आपका जो आंसर आएगा वो ये इस कॉन्सेप्ट पे आएगा। इसीलिए लोगों के हिंदी मीडियम में कम नंबर आते हैं। ठीक है, वरना बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। प्लीज़ करके नोट कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो हो गए। क्वेश्चन आप समझ भी गए होंगे कैसे आते हैं और कहाँ गलती करते हैं। तो कृपया करके जो सवाल में पूछा गया है वो ही बताइए। ठीक, और विश्व के बारे में बात करते हैं, दार्शनिक के बारे में। तो यूनान का नाम तो आता ही है सबसे पहले। तो मैं पहले बता देता हूं,
यूनान में क्या था, बहुत बड़ा साम्राज्य था, जैसे हमारे 16 महाजनपद थे उसी तरह से वहां पर भी बहुत ज्यादा साम्राज्य थे, लेकिन उन साम्राज्यों को कैंटेन्स कहा जाता था। ठीक है, तो यूनान जो था, ग्रीक जो था वो छोटे छोटे कैंटेन्स में बटा हुआ था। ठीक है, इन कैंटेन्स की खास बात क्या थी कि ये जो कैंटेन्स थे, इनके जो नियम कानून चलते थे, सबके अपने अपने लॉ थे, रूल रेगुलेशन सबके डिफरेंट डिफरेंट थे। ठीक है, ठीक है, नैतिकता भी डिफरेंट होगी, संस्कृति भी डिफरेंट होगी, यानी कि हर कैंटेन्स के अलग अलग रूल रेगुलेशन थे। अब हो क्या रहा था, हर कैंटेन्स के अलग अलग रूल रेगुलेशन होने से क्या हो रहा था, मान लीजिए कि एग्जांपल देता हूं, एक कैंटेन ए है, एक कैंटेन बी है और एक कैंटेन सी है। तो एक में कहा गया कि मदिरा पीना अच्छा है, ठीक है, एक में मना किया गया और एक में कहा गया कि जो मदिरा का सेवन करेगा, इस मदिरा का सेवन करेगा उसको सजाए मौत दी जाएगी। अब मान लीजिए कि ए पार्टी जहां पर है, ए पार्टी ने वहां पर अल्कोहल का सेवन अनिवार्य मान्य है। अगर ए पार्टी बी में जाती है तो वहां वो मना होता है, सी में जाती है तो वो इलीगल हो जाता है, अरेस्ट हो जाएगा, उसको जान से मार दिया जाएगा। तो हर जगह अलग अलग कानून थे, जिससे क्या होता है, प्रबंध अच्छे से नहीं हो पा रहा था, असंतुलन की स्थिति बनती जा रही थी। तो कैंटेन्स में क्या हुआ, कैंटेन्स के सबके अपने अपने रूल रेगुलेशन थे। तो फिर क्या है, वहां पर धार्मिक विचारक आए, दार्शनिक आए, जिसको बोला जाता है सोफिस्ट। ठीक है, सोफिस्टों ने क्या किया, फिर उस तरह की नैतिकता वाला एक नियम कानून जो है जो सब जगह लागू होंगे। ठीक है, इसमें 3 फेमस हैं, सुकरात, कांट और अरस्तु। ठीक है, तीनों में आपको छोटा छोटा मैं आपको बताऊंगा क्या क्या था कॉन्सेप्ट। तो ये सब थे, तो ये कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता देता हूँ। यूनान छोटे छोटे कैंटेन्स में बटा हुआ था। जिसमें सभी के नियम कानून अलग अलग या भिन्न भिन्न थे, जिस कारण बहुत ही दिक्कत कह दो या अव्यवस्था बनी रहती थी। इसी समस्या के समाधान किसने किया, सोफिस्टो के द्वारा। सोफिस्टो में हम 3 नाम लेंगे, सुकरात, कांट, प्लेटो। ठीक है, ये लोग आए, ये फिलोसफर थे एक तरह के, इन्होंने बताया कि ज्ञान ये होता है, सद्गुण ये होते हैं, सांस्कृतिक ये होता है, फलाना ढिक्का, ये सारी चीज़ें। अब मैं इन सब चीज़ों को आपके बारे में बताऊंगा। यानी अरस्तु भूल गए हम, अरस्तु, ये सारी चीज़ें। चलिए आप बता दीजिए, मैं पानी पी लेता हूँ और फिर मैं आगे बताता हूँ। फटाफट बता लीजिए। सुकरात को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। थोड़ा कक्षा बड़ी हो सकती है, बट इतना तो बन ही जाएगा कि आप पहचान क्वेश्चन। ठीक है, अदरवाइज आपकी गलत भी रहती है। सुकरात मौखिक रूप से थे, इन्होंने कोई बुक्स वगैरह नहीं थी, किताब नहीं, बोलने वाले। ठीक है, मौखिक रूप से आप समझते हैं। ये सुकरात थे, यूनान के फिलोसफर थे। ठीक है, इन्होंने बताया गया, क्या बताया उसके बारे में बात करेंगे। इन्होंने की क्या आइडियोलॉजी थी,
ज्ञान ही सद्गुण है। बहुत क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। क्या था? सत्य की खोज ही जीवन का साध्य है, ठीक है। ज्ञान ही सद्गुण है। ज्ञान कैसे आता है? मेहनत करने से आता है, किसी चीज को समझ के आता है, ठीक है। तो सत्य की खोज ही जीवन का साध्य है, ठीक है। यानी कि हमारे जो लक्ष्य है जीवन का, सत्य की खोज, यानी कि सही चीज की, क्या सही है क्या गलत है, उसकी खोज करना ही हमारा है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट क्या क्या दिया? सद्गुणों की एकता के बारे में बात की, ठीक है। क्या क्या सद्गुण बताए थे? जो केवल सतत अभ्यास से आते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से सद्गुण बताए थे इन्होंने, ठीक है। साहस होगा, संयम होगा, न्याय होगा, त्याग होगा और न्याय होगा, ठीक है। अभी उतारिए, फिर एक साथ में आपको समझाऊंगा। और सभी को एक दूसरे का पूरक कहा, ठीक है। हम बात कर रहे हैं सुकरात जी की, बहुत बड़े फिलोसोफर थे, ठीक है। सुकरात, मौखिक किताब इनकी कोई थी नहीं, ठीक है। इन्होंने जो ज्ञान दिया अपने शिष्यों को या किसी को भी, जनता को, तो इन्होंने क्या किया? ज्ञान ही सद्गुण है, यानी कि ज्ञान ही सद्गुण है, सदचरित है, ज्ञान ही सब कुछ है, यानी जीवन जीने का तरीका ही ज्ञान है। यानी हर चीज़ है। आप पानी पी रहे हैं, आपको पता है पानी पीने स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, पानी पीने मर जाएगा, तो ज्ञान ही एक नॉलेज है। गंदा पानी नहीं पीना चाहिए, ये बेकार सही नॉलेज नहीं है, गंदा पानी पी लेंगे तो मर जाएंगे ना, ठीक है। तो ज्ञान ही सद्गुण है, सत्य की खोज ही जीवन का साध्य है। यानी कि जो हमारा जीवन है, जैसे कि आप कोई भी कर्म लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, जैसे यूपीएससी में आप सेलेक्ट होना चाहते हैं, तो आप रात दिन पढ़ाई करते हैं, टीचर्स को फॉलो करते हैं, बुक्स को फॉलो करते हैं, तो साधन हो गया, साध्य हो गया। तो जीवन में इन्होंने क्या कहा कि सत्य की खोज ही जीवन का साध्य है, यानी कि आपके जीवन का ही साध्य है, यानी कि जो जीवन जी रहे हैं उसका मेन लक्ष्य क्या है, मेन मोटो क्या है? साध्य आपका सत्य ही है, ठीक है, सही चीज है। फिर उन्होंने एक बात की, सद्गुणों की एकता, सद्गुण की एकता बात की, जो केवल, और ज्ञान कैसे आता है, यानी सद्गुण कैसे आते हैं? सतत अभ्यास से। जब आपके मन में जिज्ञासा होती है कि ये चीज़ क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, तो सतत अभ्यास से आते हैं, मेहनत से आते हैं, कृत्य करने से आते हैं, जीवन जीने से आते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो सद्गुण बताए थे, कौन कौन से बताए थे? साहस बताया था, संयम बताया था, त्याग बताया था और न्याय बताया था, ठीक है। बट सुकरात जी की खास बात क्या थी? सभी को एक दूसरे का पूरक कहा, यानी कि सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ठीक है। उनकी आइडियोलॉजी की बात करेंगे, अभी अगेंस्ट की बात नहीं करेंगे, ठीक है। अभी इन्होंने कहा कि सबके सब पूरक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक। जबकि कभी ऐसा नहीं हो सकता, कोई साहस है जरूरी थोड़ी त्यागी भी हो, त्याग भी करने जानता हो, न्याय भी अच्छा करता हो, जो न्याय करता हो जरूरी थोड़ी साहसी हो, ऐसा नहीं हो सकता। बट हम सुकरात जी की आइडियोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा? शिक्षा देने लगे। तो उस समय क्या था? राजतंत्र चलता था, राजा वगैरह थे। तो राजतंत्र में राजा इनकी शिक्षा से डर गया। डर क्या मतलब है? उसको लगा कि लोग इसके फेवर में ना हो जाए और मेरे ही अगेंस्ट चले जाए।
राजस्थान में तो आपको पता है राजा ही तानाशाह के रूप में काम करता है, ठीक है। तो उसे सर कर दिया। तो सुकरात को मृत्यु दंड दे दिया गया, ठीक है, ये चीज। अब सुकरात जी को मृत्यु दंड जो दे दिया गया, ठीक है, तो उनके मित्रों ने क्या कहा, सुकरात जी आप गुफा से भाग जाओ, ठीक है। इनके मित्रों ने गुफा बनाई थी और बोला आप चले जाओ, तो मृत्यु दंड दे दिया गया है, आप यहां से चले। मगर सुकरात नहीं गए और मृत्यु को गले लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि जो इनकी शिक्षा थी, सद्गुण केवल सतत अभ्यास से ही आते। क्योंकि ये क्या थे, राजतंत्र के वहां रहते थे, तो इसका मतलब क्या, उसके कानूनों को फॉलो करते थे, सही गलत को क्या है। अगर ये उस समय वहां से चले जाते तो आज शायद सुकरात जी को मैं पढ़ा नहीं रहा होता और इतने बड़े दार्शनिक नहीं होते। तो इनका क्या था कि सतत अभ्यास से ही सत्य की खोज होती है, यानी सद्गुण की खोज होती है, ज्ञान की सद्गुण होती है। अब इन्होंने ये कर रखा था, राजा ने उन्हें मृत्यु दंड दिया, अगर ये भाग जाते तो जो इन्होंने अपने वर्ड बोले थे वो तो खुद ही फॉलो नहीं कर पा रहे थे। यानी कोई भी कृत्य गलत सही है, जब तक उस आप मार्ग पे चलेंगे नहीं तो आपको कैसे पता लगेगा। ये अपनी जगह सही थे, इसलिए वहां रुके रहे, मृत्यु को गले लगाया, ठीक है, क्योंकि इन्होंने खुद कहा था सतत अभ्यास से ही सद्गुण आते हैं। तो उनके मरने के बाद लोगों ने उनकी रास्ते को समझा, क्या कहना चाहते थे, क्या सद्गुण था, राजा को गलत समझा गया, ये सारी चीजें हो गया, ठीक है, ठीक है। इसी कारण उपयोग, ठीक है। इनका एक सवाल आया था, आई होप कि आपको सुकरात जी क्वेश्चन लिखने लायक तो इनकी नॉलेज मिली गई होगी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या आया था क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन जो आ रखा है इनका है, परीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं है, ठीक है। सुकरात जी ने ये कहा था, ठीक है, ये था अपरीक्षित जीवन, यानी कि बिना परीक्षा, जब तक आप खोजेंगे नहीं, आप प्रयत्न ही नहीं करेंगे, जीवन जीने योग्य नहीं है। वर्तमान में इसके बारे में बताऊंगा, वर्तमान में आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो सुकरात जी का कथन था, तो उन्होंने कहा कि जब आप किसी भी कृत्य को करना चाहेंगे, जब तक आप उस पर करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, उस तरह के जीवन जीने योग्य नहीं होता। यानी कि आप जो लक्ष्य पाना चाहते हैं उसके प्रति मेहनत प्राप्त कीजिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए, सद्गुण प्राप्त कीजिए। आप इसको उतारिए, मैं 1 सेकंड में अभी आ रहा हूँ। हाँ यानी कि सुकरात हमारा फिनिश हो गया, ठीक है। इसके बाद इनके शिष्य आए थे, ठीक है, प्लेटो। सुकरात के शिष्य थे
प्लेटो। ठीक है, सुकरात जी के शिष्य कौन थे? प्लेटो। अब उन्होंने ज्ञान के बारे में बात की थी, इन्होंने क्या किया? बुद्धि ही सद्गुण है। ठीक है, आपको एक चीज समझ में आएगी तो बाकी चीजें आपको धीरे धीरे अपने आप ही ऑटोमेटिक ही समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है, बुद्धि ही सद्गुण है। और फिर क्या कहा? बुद्धि से ही सद्गुण प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, बुद्धि से ही सद्गुण प्राप्त किए जाते हैं। जोरे चुप हो जाओ, देख लो बस। अब सद्गुण कौन कौन से थे आपको मैं बता चुका हूं। साहस था, न्याय था, संयम था, विवेक। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि सारे के सारे बुद्धि से ही आप प्राप्त कर सकते हैं, जबकि सुकरात जी ने क्या कहा था कि ज्ञान से प्राप्ति हो सकते हैं। ठीक है, तो ज्ञान से प्राप्ति की बात की थी, तो इन्होंने क्या किया? इसे व्यवहारिक रूप देने के लिए व्यक्तियों के 3 वर्ग में बांटा। ठीक है, 3 वर्ग में बांटा। अब हम 3 वर्ग के बारे में बात करेंगे। ठीक, फर्स्ट वर्ग, सेकंड वर्ग, थर्ड वर्ग। यानी कि व्यक्तियों के समूह को काम के हिसाब से उन्होंने बांटा। कहने का मतलब ये है, सबसे पहले में क्या थे? अधिकारी या प्रशासक बोल सकते हैं आजकल के टाइम में, प्रशासक। ठीक है, दूसरे वर्ग में आपका योद्धा, योद्धा के बारे में बात की गई। इसमें किसान और व्यापारी वर्ग के बारे में बात की गई। ठीक है, यानी कि व्यक्तियों को उनके कर्तव्य के हिसाब से 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ठीक है, ये आपको पता है, शासन में देखते हैं, शासन को संचालित करते हैं, जैसे कि आजकल के डीएम होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? इनमें विवेक, सद्गुण होना चाहिए। ठीक है, जो नहीं चुप हो जाओ। ठीक है, विवेक सद्गुण की बात की। योद्धा के लिए तो आपको पता है साहस होना जरूरी है, साहस, सद्गुण होना चाहिए, और इसमें संयम होगा मेरे हिसाब से। संयम, सद्गुण होना चाहिए। ठीक है, कैटेगरी में डिवाइड किया, बोला जो प्रशासक है उनके पास विवेक का गुण होना चाहिए, सद्गुण होना चाहिए। योद्धा के पास साहस का गुण होना चाहिए, और व्यापारी और किसान, कृषि वगैरह जो भी करते हैं व्यापार से संबंधित है, उनमें संयम का सद्गुण होना चाहिए। ठीक है, ये बोलते हैं। उतार लीजिए, और प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो मेल लिख रहे हैं उनको भी भेज दीजिएगा। ठीक है, और तीनों कैटेगरी, तीनों वर्ग को न्याय, सद्गुण से जोड़ा। अब तीनों को न्याय से जोड़ा, कल्याणकारी, न्याय सब जगह है। योद्धा में भी न्याय है, ये नहीं कि आप जहां मर्जी चाहे वहां युद्ध करते हैं, किसी लेबर को मारते हैं। ठीक है, व्यापारी वर्ग में भी
न्याय होना चाहिए, यानी कि वो गलत व्यापार ना करे, वहीं प्रशासक भी भ्रष्टाचारी ना हो, तो न्याय सब जगह वहाँ पे इंक्लूड है। यानी कि आपके प्लेटो ने इसमें सब जगह न्याय को इंक्लूड कर दिया। ठीक है, अब प्लेटो का एक क्वेश्चन आया है, वो मैं लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, प्लेटो भी आइडियोलॉजी फिनिश, आप इससे समझ जाएंगे। ठीक है, जब हम अच्छा काम, बिना डिजिटल बोर्ड के ये प्रॉब्लम आएगा, थोड़ा बोर्ड पे लिखने में टाइम आता है, करते हैं। ठीक है, तो वह मजबूती प्रदान करता है और दूसरों को प्रेरित करता है, जिसकी वर्तमान प्रासंगिकता और आपके लिए महत्व बताइए। ठीक है, तो ये सवाल है, जब हम अच्छा काम करते हैं, ये आपका प्लेटो का ही है। ठीक है, जब हम अच्छा काम करते हैं तो मजबूती प्रदान करते हैं। मान लीजिए कि जब आप सही वर्क करते हैं तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आता है, सही करते करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप IAS बन जाते हैं मेहनत करके जाते हैं। ठीक है, वो आपको मजबूत बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा कि आपने लक्ष्य प्राप्त किया, और आपको देख के, आपकी स्थिति देखकर, आपके कलीग्स जो होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, मित्र होंगे, आपके नीचे काम करने सबॉर्डिनेट्स जो होंगे, बच्चे होंगे, वो आपसे प्रेरित होंगे। तो इसकी आपको वर्तमान में बताना है। ठीक है, आपको थोड़ा सा पॉइंट के बारे में 20% डाल देना है कि आपका बुद्धि को, मैंने बताया था बुद्धि को कैसे प्राप्त करते हैं, लेकिन न्याय होना बोले थोड़ा सा बोले, के बाद आप इसको वर्तमान के कुछ एग्जाम्पल के साथ इसको पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब एट लीस्ट लास्ट अरस्तु थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, और एक कक्षा शायद इसकी और आएगी, जिसमें से थोड़ा सा और जो आधुनिक काल है उसमें से जो कुछ आए हैं तो उनके बारे में बता दूँ। गांधी तो मेरे को बाद में पढ़ाना ही है, वो तो इम्पोर्टेंट है। अरस्तु के बारे में बात करते हैं। अब इन्होंने क्या किया, बुद्धि जो पॉइंट कही थी, प्लेटो ने कही थी, और ज्ञान सुकरात ने, दोनों को मिला दिया। इन जनाब ने क्या किया, बुद्धि को भी बोल दिया और ज्ञान सद्गुण को भी बोल दिया, बुद्धि को भी, दोनों को मिला के एक नया कॉन्सेप्ट बनाया। ठीक है, और इन्होंने सद्गुण जो बताए, ठीक है, कौन कौन से बनाए जो पहले थे, साहस, बहुत सारे हो जाएंगे इसमें, संयम, विवेक, न्याय, प्रेम, नम्रता, उदारता, बहुत सारे हो सकते हैं, मित्रता या मैत्री, बहुत सारे हो सकते हैं, etc। लेकिन इन्होंने खास बात क्या की, इन्होंने बुद्धि का भी यूज किया, ज्ञान का भी यूज किया। तो इनके जो सारे कॉन्सेप्ट थे वो आपके थे मध्य मार्ग पर आधारित, यानी कि चिरकाल परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेते थे और सही कृत्य करते थे। जैसे कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मैं जानता हूँ कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ, मेरी स्थिति है, मेरी दिमागी संरचना उस तरह की। ठीक है, यानी कि अच्छी चीज़ क्या है, सद्गुण क्या है, इस लक्ष्य प्राप्त करना। तो ये मध्यम मार्ग को लेकर चलते थे और सब चीज़ों को मध्यम मार्ग लेके जाने के, बुद्धि का भी यूज़ करते थे, बुद्धि सद्गुण भी यूज़ करते थे
और आपका ज्ञान सद्गुण भी यूज करते थे। तो ये थी अरस्तु की आइडियोलॉजी। और इसके बाद लगभग 1000 वर्ष तक कोई दार्शनिक चिंतन नहीं। फिर मध्यकाल या आधुनिक काल में जो है वो हम आधुनिक कक्षा में पढ़ेंगे, अगली कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर हम आगे की जो दार्शनिक पढ़ेंगे 15 से 16वीं शताब्दी के, वहाँ से इसको सती से स्टार्ट करेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये था अरस्तु का बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, और जो मेल लिखना है प्लीज़ करके वहाँ पर भेज दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और इस टॉपिक की एक कक्षा और आएगी, ठीक है। पूरा सिलेबस ही मैं ख़त्म करा दूँगा, टेंशन मत लीजिएगा। चलिए फिर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर लिखिएगा। और जो मेल्स लिख रहे हैं यूपीएससी, पीसीएस, एमपी वगैरह कहीं का भी, आप प्लीज़ करके इथिक्स की वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इथिक्स की वीडियो यूट्यूब पे बहुत कम है और पीसीएस रिलेवेंट तो बहुत ज़्यादा कम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।